हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 इसके अंदर में कुछ चुने हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले, जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं। उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए फ्रेंड्स सेशन के अंदर में। और जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया है 1.5 के मतलब 1500 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से अगर आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है तो, ताकि मैं यहाँ पर मैं जान सकूं कि कौन यहाँ पर में बच्चे हैं जिन्होंने अपना योगदान दे दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं बोला गया है कि पटना जिले में कितनी विधानसभा क्षेत्र आती है, कितने निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा के। अभी फ्रेंड्स इलेक्शन भी है, इसी वजह से पता भी होना चाहिए आप लोगों को। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बताना है कि सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर में है और सबसे कम कौन से जिले के अंदर में आते हैं विधानसभा की सीटें। तो देखिए पटना जिले के अंदर में फ्रेंड्स इन टोटल 14 सीटें हैं, ये याद रखना आप लोगों ने, विधानसभा की 14। अब पूरे बिहार के अंदर में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 243। अभी इलेक्शन भी होने वाला है, 243। अगर बात करूं कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर में सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा, तो ये आपका हो जाएगा पटना। पटना के अंदर में कितनी है? पटना में 14 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन अगर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर में सबसे कम है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? शिवहर, ठीक है, शिवहर, जहां पर में केवल एक सीट है। ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड, शिवहर एक ऐसा जिला है जहां पर में केवल एक शिवहर विधानसभा सीट है, बस एक ही सीट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिखो आप लोग। बिहार में कितनी सीटें हैं टोटल, सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर में और सबसे कम कौन से जिले के अंदर में, कितनी कितनी सीटें हैं। हर एक बच्चे ने कमेंट के अंदर में आंसर लिख देना है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जल्दी से लिख देंगे आप सभी के सभी। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग लिखते जा रहे हो। ऐसे ही आप लोग जब यहां पर में आंसर लगाते हो ना, ठीक है, एक एक पॉइंट जो आप लोग लिखते हो, इससे आप लोगों के जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर में सारी इंफॉर्मेशन जाती है। जो बच्चे एक्टिविटी कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, अपने आप यहां पर में आगे बढ़ रहा है। अब आप देख लीजिए कितने बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने आप को जज करते जाएंगे यहां पर में आप लोग ना फ्रेंड्स। इसके अलावा आप लोगों को जो है एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कि पटना के अंदर में अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए कि कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो 14 है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि भाई पटना के अंदर में जो पटना जिला है उसके अंदर में कितनी लोकसभा की सीटें आती है, तो ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के रूप में भी जाना जाता है? येलो केक, एक्चुअली इसको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो उसका जो पाउडर होता है, ठीक है, वो पाउडर येलो कलर का दिखाई देता है, येलो कलर का थोड़ा सा जम जाता है वो, ठीक है, तो येलो एक केक की तरह इस तरीके से दिखाई देता है, इसी वजह से उसको येलो केक भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को मेटल ऑफ होप भी कहा गया, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत होगा हमारे लिए इन फ्यूचर। तो आंसर है फ्रेंड्स यहां पर में ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप, और साथ ही साथ उसका जो पाउडर होता है, ठीक है, जब वो थोड़ा सा जम जाता है, आपस में मिल जाते हैं, उसके कण आपस में चिपक जाते हो, तो येलो केक की तरह दिखाई देते हैं। इसी वजह से यूरेनियम को येलो केक भी कहा जाता है। इसी को मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है, ये याद रखना आप लोगों ने, मेटल ऑफ होप, आशा की धातु, ठीक है, मेटल ऑफ होप, ये लिख देंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर में पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, इसको मेटल ऑफ होप इसलिए भी कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये एनर्जी का स्रोत होगा फ्यूचर के अंदर में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, 2000 लाइक्स के हम लोग पास पहुंचते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहां पर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट दिए गए, टीआरई 2 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। राजा राममोहन रॉय वाज द पायनियर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। राजा राममोहन रॉय को जो है नवीन शिक्षा के अग्रणी के रूप में जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया था, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए। विवेकानंद जो है इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के अंदर में पार्टिसिपेट किया था। अब अगर आप लोग जो है अच्छे से देखते हो सेशन, तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये चीजें याद होंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से, राजा राममोहन रॉय, ठीक है, इन्होंने कई सारे जो है भारत के अंदर में प्रयास किए जिससे कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि हिंदू कॉलेज 1917 में कलकत्ता में जो खुला था, ठीक है, राजा राममोहन रॉय उसके अंदर में वन ऑफ दी फाउंडर मेंबर थे उसके, ठीक है, डेविड हेयर के साथ में। उसके बाद में वेदांता कॉलेज उन्होंने खोला था 1925 में कलकत्ता के अंदर में। तो मॉडर्न एजुकेशन को वो चाहते थे कि भारतीय एजुकेशन के साथ साथ में जो विदेशी ज्ञान है वो भी बच्चों को दिया जाए, वो भी सिखाया जाए भारतीय लोगों को, ठीक है। तो मॉडर्न एजुकेशन के अग्रणी नेता थे ये।
उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है अपने आप में कि भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने कौन सी संस्था स्थापित की थी और कौन से साल में की थी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर में, ठीक है। विवेकानंद जी जो है उन्होंने क्या किया था? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के अंदर में पार्टिसिपेट किया था। जल्दी बताइए ये कहाँ हुई थी, ठीक है। प्लेस का नाम बताएंगे और ईयर बताएंगे आप लोग। ये तो सही है कि उन्होंने विश्व धर्म संसद के अंदर में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कब और कहाँ किया था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलो तो देखिए फ्रेंड्स, दो तीन चीजें हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आप लोग याद रखोगे, आर्य समाज, ठीक है। कब? 1875। और कहां पर में? बॉम्बे में स्थापित किया था, बाद में लाहौर में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था उन्होंने। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो भी नारा इन्होंने ही दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो लिख देंगे आप लोग, वेदों की ओर लौटो भी नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से जगह पे दिया था? ठीक है, तो ये जगह है शिकागो, ठीक है। तो शिकागो यूएसए के अंदर में इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो थी उसके अंदर में पार्टिसिपेट किया था 1893 के अंदर में। इसको भी याद रखना है आप लोगों ने, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। कल कितने लोग थे केबीसी में? कौन बनेगा चैंपियन? टीचिंग परीक्षा के ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी लोगों के लिए केबीसी। कितने लोग थे? कल हम लोगों ने किया था इस तरीके से क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन था उसके अंदर में, है ना। तो आप लोग केबीसी के अंदर में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करा करिए, क्योंकि वहां पर में हम 14 दिन तक जो लगातार सेशंस कर रहे हैं और जो 15वें दिन हम लोग मेगा सेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे, उससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल चुकी होंगी, ठीक है। चल, रोज 7 बजे होता है टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है हर किसी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ये सारे के सारे सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हमारे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही जो है एक अच्छा क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, किसको कहा गया है आर्टिकल नंबर 129 के तहत? अब यहां पर मैं आप लोगों ने ध्यान से समझना है, यहां पर मैं बात हो रही है आर्टिकल नंबर 129 की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है ये भी समझने वाली बात है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि उसके जितने भी फैसले हैं, ठीक है, उसको सुरक्षित रखा जाता है, उसको आगे के जितने भी केसेस आएंगे उनके लिए रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और इनके फैसले अपने आप में कानून होते हैं। कोई इनके नीचे की कोर्ट उनके अगेंस्ट में नहीं बोल सकती या उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। हमारे भारत के अंदर में आर्टिकल नंबर 129 और आर्टिकल नंबर 215, आर्टिकल नंबर 215, इसके तहत दो ऐसी संस्थाएं जिनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। आपने याद रखना है आर्टिकल नंबर 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके फैसले को इसके नीचे वाली कोई भी अदालत कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती, इसके फैसले को कानून माना जाएगा इनकी सारी नीचे की अदालतों के लिए, ठीक है। और 215 के तहत हाई कोर्ट जो है उस राज्य के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कमेंट करके देगा जल्दी से। क्वेश्चन में पूछा गया 129 के तहत, तो 129 के तहत वाला आंसर बताइए आप लोग, ठीक है। और दोनों के दोनों पॉइंट्स लिख देंगे आप लोग। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मैंने आप लोगों को बता दिया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि उनके फैसले को कानून माना जाए, उनके फैसले को सुरक्षित रखा जाए, उनके फैसले को आगे के लिए रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके नीचे वाली कोर्ट कभी भी उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती। तो 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और 215 के तहत हाई कोर्ट। प्लीज ये दोनों पॉइंट लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया ये चीज। चलिए 2000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर भी करते रहेंगे आप लोग, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने स्टेटस, व्हाट्सएप के स्टेटस पे हर जगह पे जल्दी जल्दी से कर देंगे आप लोग। ये आप लोगों का एईडीओ के लिए भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आज रात में आप लोगों की एईडीओ की जो है पहली क्लास भी है, मैं इतिहास पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को एईडीओ के लिए। उसमें स्पेसिफिकली बिहार का क्या योगदान रहा है पूरे इतिहास के अंदर में, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे एईडीओ के कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो आज के आज जल्दी से जुड़ जाएंगे, ताकि आप लोग पहले ही दिन से सारी चीजें पढ़ सके। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एईडीओ का कोर्स और टीआरई4 का जो कोर्स है उसके अंदर में फर्क क्या है। एईडीओ के अंदर में आप लोगों को जो जनरल एप्टीट्यूड है उसके ऊपर में विशेष ध्यान देना है, जनरल एप्टीट्यूड में, ठीक है। वो 100 नंबर का है आप लोगों का, ओके। 100 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें रीजनिंग और मैथ्स आप लोगों का है। वो स्पेशली मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं कि उसके अंदर में किस लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाए, ठीक है, कितनी प्रैक्टिस करवाए जाए बच्चों की। इसी वजह से एईडीओ एक अलग उसका एक डोमेन बन जाता है, एक सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को नीचे में नंबर चल रहा होगा, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन चले जाइए डायरेक्टली, या नीचे में लिंक दी गई है, ठीक है। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए और हाई कोर्ट का, आप लोग एक एक बार वापस से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये भी बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे आप लोग। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया है वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें हम लोग अर्थ डे, ठीक है, 22 अप्रैल है, ठीक है। 22 मार्च की अगर मैं बात करूं, 22 मार्च की, तो ये कौन सा दिन है? 22 अप्रैल कौन सा दिन है? अप्रैल के बाद में कौन सा आता भाई? मई, ठीक है, 22 मई, ये कौन सा दिन है? ये कल रात में 22 मई वाला मैंने आप लोगों को करवाया था केबीसी के अंदर में, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, एक उसके एक क्वेश्चन आया था उसी से रिलेटेड। तो 22 मई इसको याद रखना है। अच्छा, कल केबीसी में नहीं, कल आई थिंक शायद से जब हमने यूपीपीटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर में ये क्वेश्चन आया था 22 मई वाला, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का, उससे रिलेटेड। तो 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं फ्रेंड्स वाटर डे, ठीक है, वाटर डे, जल दिवस, ठीक है। पृथ्वी दिवस या अर्थ डे हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये हम लोग डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? भिन्नताएं, जैव विविधता। एक ही प्रकार के जानवर रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, भिन्नताएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये भिन्नता खत्म कर दी तो उसको बना नहीं सकते हम वापस। ये करोड़ों सालों के इवोल्यूशन के बाद में, क्रमिक विकास के अंदर में ये बने हैं, ठीक है। एक चूहा भी है छोटा सा, ठीक है, तो वो करोड़ों साल लगे उसको बनने में, हम वापस से नहीं बना पाएंगे उसको, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया तो। पेड़ पौधे जितने भी है उनको भी हम वापस से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये याद रखना है आप लोगों ने, 22 मई को। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों के तीनों लिखो जल्दी से कमेंट के अंदर में। हर कोई बच्चा जल्दी से लिखेगा। देखो, अगर आगे बढ़ना है तो जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखते जाओ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 21 मार्च भी आप लोग याद रख लेंगे, 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ये मनाया जाता है फॉरेस्ट डे के रूप में, फॉरेस्ट वन दिवस, ठीक है, फॉरेस्ट डे। जल्दी से कमेंट के अंदर में लिखते जाओ ताकि याद हो जाए ये सारी चीजें आपको। चलो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं अब देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन आपका जो बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में बहुत बार पूछा जाता है, पोल भी दे दिया जाए, मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं खुद से पढ़ के। निम्नलिखित में से कौन सा आइलैंड था जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वराज आइलैंड रखा था 1943 के अंदर में? चलिए बहुत बढ़िया मनीराज, कल जो आप बताए थे उसमें से आया था, चलिए अच्छी बात है। टीजीपीजीटी सोशियोलॉजी के लिए बैच लेकर आइए। कौन से वाले इसके लिए बोल रहे हो चंदन कुमार सिंह जी? आप कौन से एग्जाम के लिए बात कर रहे हो? चलिए देखिए, एक ट्रिक हम लोगों ने देखी थी। हमने ट्रिक क्या देखी थी? कोई ट्रिक बता सकता है क्या जल्दी से? देखा, ट्रिक ऐसी थी कि एक है शहीद, ठीक है, शहीद, और एक है स्वराज, ठीक है, स्वराज। यहां पर मैं आप राज के ऊपर में फोकस करिएगा, ठीक है, और ये है शहीद। अगर मैं, ठीक है, एक इतना कमजोर इंसान है, अगर उसको मान लीजिए कि अंडा भी फेंक के मारेंगे हम लोग, ठीक है, अंडा, एक मैन है, उसको अंडा भी फेंक के मारेंगे हम तो वो शहीद हो जाएगा, ठीक है। अंडा फेंक के मारा हमने और वो शहीद हो गया। ट्रिक याद आ रही है आप लोगों को? हाँ, अंडमान शहीद याद आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो अंडा फेंक के मारेंगे तो भी शहीद हो जाएगा भाई, ठीक है। अंडा नहीं टूटेगा, तुम्हारा सर टूट जाएगा, इतना कमजोर हो तुम, ठीक है। और जब तुम बार में जाते हो, ठीक है, तुम लोग जाते होंगे, ठीक है, मैं तो नहीं जाता, मैं नहीं पीता, ठीक है, लेकिन जब तुम बार में जाते हो, थोड़ी सी लेते हो, ठीक है, बताते ऐसे हो, तमाशे ऐसे करते हो जैसे कि पूरा जो है 10-12 बॉटल पी गए हो, ठीक है। ऐसा लगता है तुमको कि तुम्हारा ही राज है पूरा, पूरी दुनिया भर के अंदर में, ठीक है। पीना नहीं चाहिए वैसे, गलत बात। तो निकोबार, ठीक है, तो निकोबार जो है फ्रेंड्स, इसको स्वराज द्वीप नाम दिया था उन्होंने, निकोबार। तो बार में जब आप जाते हो तो आपको लगता है कि आप ही का राज है। ऐसा होता है क्या सचिन हटाकरे जी? मुझे तो पता नहीं तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या बोलता है इसमें, ठीक है। चलिए, आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है? आप लोगों में से कोई अगर होगा यहाँ पर में, मैं तो टीटो टोलर हूं। तो देखिए, अगर अंडा भी फेंक के मारेंगे एक मैन को तो वो शहीद हो जाएगा, तो शहीद नाम दिया था अंडमान को। एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर में, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा दोनों मिलाकर जो क्वेश्चन आया था उसको लगा दीजिए प्लीज जल्दी से, ठीक है। और स्वराज द्वीप जो है फ्रेंड्स, वो निकोबार को नाम दिया था। आई होप आप लोगों को अब याद हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से, क्या पूछा है आप लोग आंसर कर दीजिए, और दोनों ट्रिक भी लिख देंगे जल्दी से।
तो स्वराज द्वीप जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये दिया था राज। जब बार में जाते हो तो अपना लगता है, आधा पी के ऐसा लगता है आप लोगों को आपका ही राज है, स्वराज द्वीप। ठीक है, अंडमान शहीद। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कल रैंक बूस्टर सीरीज में कितने लोग मौजूद थे पेड क्लास में? अगर आप कल रैंक बूस्टर सीरीज में मौजूद थे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा पाएंगे। पेड क्लास के अंदर में जितने भी बच्चे हैं, कल रैंक बूस्टर सीरीज में आप लोगों को मैंने ये चीज बहुत ही डिटेल में अच्छे से याद करवाया है, ये क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बन सकता है आपका हाल फिलहाल के जो ट्रेंड है उसके अनुसार। तो देखिए, सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जल डमरू मध्य कहां पर में किसको किसको जोड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सुंडा जल डमरू मध्य, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बता रहे हैं कि वो कल मौजूद थे क्लास के अंदर में। ठीक है, तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को। तो सुंडा जल डमरू मध्य जो है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ठीक है, मैप के थ्रू आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। यहां पर मैं आप लोग देखेंगे, ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और ये है जावा द्वीप। ठीक है, तो सुमात्रा और जावा के बीच में यहां पर में जावा सी है, ठीक है, और यहां पर में इंडियन ओशन है। तो इंडोनेशिया का ये सुमात्रा, सुमात्रा, ठीक है, और ये जावा द्वीप इंडोनेशिया के दोनों, इनके बीच में सुंडा स्ट्रेट है, सुंडा जल डमरू मध्य, जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। समझ में आया गया ये चीज आप लोगों को? यहीं पे आप लोगों को जावा ट्रेंच भी मिलेगा, जो इंडियन ओशन का सबसे गहरा पॉइंट है, उसको सुंडा ट्रेंच भी बोला जाता है, सुंडा खाई, जो सुमात्रा और जावा के समानांतर है। जावा, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के समानांतर मौजूद है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। तो जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ने वाला जो जल डमरू मध्य है, जल डमरू मध्य का मतलब होता है एक बड़ा पानी का स्रोत और एक दूसरा बड़ा पानी का स्रोत को जो छोटा पानी का स्रोत जोड़ रहा होता है दोनों के पानी को, उसको स्ट्रेट या जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सुंडा स्ट्रेट जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। सुमात्रा इंडोनेशिया का ही आइलैंड है, जावा भी इंडोनेशिया का ही आइलैंड है, दोनों के बीच में है। और यहीं पे सुंडा खाई, जिसको जावा खाई भी बोला जाता है, जावा खाई गहरा पॉइंट, ठीक है, वो दोनों के ही समानांतर में मौजूद है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आंसर क्या हो जाएगा, सुंडा स्ट्रेट किसको किसको जोड़ता है, जल्दी से आप लोग आंसर लगा देंगे स्पीड में। 2600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा यहां पर में कि आप लोगों के आंसर्स भी उतनी ही तेजी से आए। ठीक है, हर एक बच्चा कंट्रीब्यूशन करता रहेगा यहां पर में, कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहो। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है। ठीक है, और किसके किसके बीच में है ये सुंडा स्ट्रेट, सुमात्रा, ठीक है, लिख दो किसके किसके बीच में, सुमात्रा और जावा, दोनों आइलैंड्स किसके हैं, दोनों इंडोनेशिया के आइलैंड है, उनके बीच में है ये सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में आपको बताना है कि सुंडा ट्रेंच या सुंडा खाई कौन सी जगह पे आपको मिलेंगी। बीपीएससी डीएससीओ का क्वेश्चन, और जो बच्चे रैंक बूस्टर में थे उन लोगों के लिए डबल ट्रिपल रिवीजन, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने आपकी कल रिवीजन भी दी पोल के साथ में रैंक बूस्टर के अंदर में। अभी आपकी फिर से करवा रहा हूं ताकि आप लोग एक कदम आगे रहे, यहां पर में सारे जो है चीजें आप लोगों को याद होती रहे। जी, तो सुंडा खाई, इसी को जावा खाई भी बोला जाता है, जावा ट्रेंच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रेंच, जावा, सुंडा खाई को ही जावा खाई या जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। मैंने आप लोगों को सारे के सारे जो है वो बता दिए थे कि अलग अलग महाद्वीपों के कौन से सबसे गहरे पॉइंट्स है। ठीक है, ये यहां पर में आप लोगों को मिलेगा सबसे गहरा पॉइंट। ठीक है, ये इधर में सुमात्रा और जावा के समानांतर मौजूद है। ठीक है, उनके पैरेलल में यहाँ सुमात्रा, यहाँ जावा और यहाँ पर में सुंडा ट्रेंच या फिर सुंडा खाई। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। नाउ सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच, इसी को जावा ट्रेंच भी बोला जाता है, जावा ट्रेंच भी इसी को बोलते हैं, जावा ट्रेंच। ठीक है, तो किस द्वीप के समानांतर है? तो अभी आपको बताया ना मैंने कि यहां पर में इंडोनेशिया का एक बड़ा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं सुमात्रा। और ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ये सेशन अच्छे से देखो। ठीक है, अगर पेपर क्लियर करना है, जॉब हासिल करनी है, तो अच्छे से देखो ये सेशन पूरा का पूरा। सुमात्रा यहां पर में मौजूद है, यहां पर में जावा आइलैंड है। ठीक है, जावा आइलैंड, तो सुमात्रा और जावा के बीच में यहां पर में जो सुंडा ट्रेंच है, वहीं पे आप लोगों को सुंडा स्ट्रेट जो है, वहीं पे आपको सुंडा ट्रेंच भी मिलेगा। सुंडा जल डमरू मध्य के पास में ही सुंडा ट्रेंच भी मौजूद है। तो आंसर इसका हो जाएगा जावा और सुमात्रा दोनों के समानांतर मौजूद है। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक। कल रात में कितने लोगों को याद है कि कल रात में जब हमने किया था उसके बाद से अब आपको हमेशा के लिए याद हो गया, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो? जल्दी बताइए, कितने बच्चे हैं जिनको कल रात में ही याद हो गया था और अब मैंने जब ये क्वेश्चन आपको दिखाया तो आप लोगों को बहुत आसान लगने लगा है, क्योंकि कल ही हमने इसको 2 बार पढ़ा था। देखिए यहाँ पर में कितने सारे बच्चे, आयांश सिंह है, कई सारे बच्चे बता रहे हैं कि उनको कल रात में ही याद हो गई थी चीजें। ठीक है,
तो ई इज द करेक्ट आंसर यहां पर में। नाउ निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंडा खाई मौजूद है, ये बता देंगे आप लोग, ताकि हम लोग जल्दी से आगे बढ़े, जल्दी जल्दी से बता देंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन से महासागर के अंदर में सुंडा खाई मौजूद है? तो सुंडा खाई या जावा खाई हिंद महासागर की सबसे गहरी पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखें आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है ब्लैंक के द्वारा, ठीक है, अधिनियम द्वारा सरकार ने बंगाल और बिहार में कृषि भूमि के काश्तकारों को प्राकृतिक अधिकारों और दायित्वों का परिभाषित किया। बेसिकली इसके अंदर में ये बोला गया था बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है उसमें कि जो लोग 12 साल तक बिना किसी ब्रेक के लगातार टैक्स देते तो उनको मालिकाना हक दे दिया जाएगा, ठीक है, उस जमीन का। तो ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था कौन से साल के अंदर में? आपको एक ट्रिक बताता हूं फ्रेंड्स कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम उसी साल आया था जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रख लेना, ठीक है, 1885 के अंदर में बंगाल काश्तकारी अधिनियम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम या बंगाल टीनेंसी एक्ट, ओके, 1885 डी इज करेक्ट आंसर। नाउ अब देखिए 67वीं बीपीएससी जो री एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आया हुआ क्वेश्चन ये, सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार, ठीक है, बार, जब आप जाते हो तो क्या होता है आप लोगों के साथ में? आप शहीद होते हो या आपको लगता है कि आपका ही राज है? क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड। 2600 से ज्यादा लाइक कर दिए। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे। और जो भी बच्चे एईडीओ के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं ना, ठीक है, आप लोग आज रात से पहले ही जुड़ जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है। आज हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, एईडीओ की। और जितने भी आप लोगों के इतिहास से रिलेटेड पॉइंट्स है उनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। बिहार में स्पेशल उसका महत्व, प्लस जो है मैं स्पेशली उसके अंदर में देख रहा हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड जो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आप लोगों का, ठीक है, उसमें आप बेहतर कैसे कर सकते हो, क्योंकि 100 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजें आने वाली है। तो उसके कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लस जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि 10 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करवा दिए सभी को। जितने भी बच्चे जो भी कोर्स ले रहा है उन सभी को 10 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस पूरे देश भर की जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे ऑलरेडी ले चुके थे उनको हमने दे दिया है, और अभी भी जो बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्ट पास, ठीक है। बार में जब जाते हो तो आपको लगता है आप ही का राज है, ठीक है, तो स्वराज आइलैंड। और शहीद मतलब क्या था, ठीक है, अगर आपको अंडा फेंक के मारेंगे तो भी आप क्या हो जाएंगे? शहीद हो जाओगे। ओके, चलिए, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 67वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि एग्जाम में आप लोग जो है एग्जाम लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आजाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया और उनका नाम क्या रखा? आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, ठीक है, ब्रिटिश शासन से मुक्त करा लिया था। 1943 की बात है ये। अंडमान और निकोबार द्वीप को क्या नाम रखा था? स्पीड में आंसर करते जाएंगे आप सभी के सभी लोग। 6 लाइक दूर है हम लोग 2800 लाइक से। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडमान। जैसे ही अंडा मारेंगे आप शहीद हो जाओगे, ठीक है। और जब आप बाहर में जाते हो तो आपको लगता है आप ही का राज है, तो अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप के नाम से नाम रखा था इन्होंने, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने लोगों को अब याद हो गया? आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे? हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि सर अब हमेशा के लिए याद हो गया, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संसद गठित होती है लोकसभा, राज्यसभा और किससे मिलकर? इतनी सारी एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। और कल रात में जितने बच्चे रैंक बूस्टर क्लास के अंदर में थे उनके लिए अब ये क्वेश्चन आप बताओगे, बाकी बच्चे इसका आंसर करिए। और कल जो रैंक बूस्टर में थे वो इसका आर्टिकल बताएंगे मुझे, ठीक है। कल जो बच्चे रैंक बूस्टर में थे वो आर्टिकल बताएंगे एक कदम आगे, क्योंकि मैंने बोला ही आप लोगों को कि रैंक बूस्टर मतलब आप लोगों की रैंक को और ज्यादा बढ़ाने के लिए रैंक बूस्टर वाले बच्चे आर्टिकल भी बताते जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने कल 3 बार इसको रिवाइज करवाया था। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर में रानी पटेल ने आंसर कर दिया है, ठीक है, संदीप राज ने आंसर कर दिया है, सुमन साहनी ने आंसर कर दिया है। कंटिन्यूअस बच्चे आंसर करते जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत का आर्टिकल नंबर 79 ये कहता है कि हमारी संसद, ठीक है, 2 सदन और एक राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। 2 सदन कौन से होंगे इसके अंदर में? लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ये तीनों से मिलकर 2 सदन और एक राष्ट्रपति, इनसे मिलकर हमारी संसद बनेगी। ये आर्टिकल नंबर 79 में बोला गया है।
ठीक है, देखिए आप लोग आंसर करते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है ऑलरेडी, आगे में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का पहला विवरण किस में मिलता है? ये 64वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ था। बख्तियार खिलजी, ठीक है, इसने बिहार पर जब आक्रमण किया उस समय में, ठीक है, सेन वंश जो है, सेन वंश, सेन डायनेस्टी, इसका शासन था बिहार पे, बिहार और बंगाल में। ठीक है, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन का शासन चल रहा था उस समय में। तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो इसका उल्लेख कहां पर में मिलता है आप लोगों को? तो इसका उल्लेख मिलता है तबाकते नासिरी के अंदर में, तबाकते नासिरी में। अभी तबाकते नासिरी पुस्तक लिखी किसने थी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो इसका भी आंसर कर देंगे आप लोग। तबाकते नासिरी लिखी किसने है? वेरी गुड फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। तबाकते नासिरी मिनहाज सिराज नाम के व्यक्ति है, उन्होंने लिखी थी। मिनहाज सिराज, मिनहाज, ठीक है, ए सिराज, ठीक है, मिनहाज सिराज एक इतिहासकार रहे दिल्ली सल्तनत समय काल के, उन्होंने लिखी है तबाकत नासिरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मिनहाज सिराज ने बताया कि बख्तियार खिलजी ने किस तरीके से बिहार के ऊपर में आक्रमण किया था। उस समय में लक्ष्मण सेन का शासन था बिहार और बंगाल वाले इलाके के अंदर में। ठीक है, और इसी पुस्तक के अंदर में उन्होंने एक बात कही है, और वो बात कही थी उन्होंने रजिया सुल्ताना के बारे में। उन्होंने कहा था कि रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, वो अपने भाइयों से ज्यादा बेहतर थी। ठीक है, रजिया सुल्तान अपने भाइयों से ज्यादा काबिल और एबल थी। ठीक है, ज्यादा बेहतर शासिका थी, लेकिन एक महिला का शासिका होना या शासक होना, ठीक है, ईश्वर के द्वारा बनाए गए एक समाज व्यवस्था के विरुद्ध था, इसी वजह से उसको हटना पड़ा। तो आप देखिए तबाकत नासिरी में मिनहाज सिराज ने ये लिखा है रजिया सुल्तान के बारे में कि वो अपने भाइयों से ज्यादा काबिल थी, लेकिन उस समय की जो व्यवस्था है या उस समय की मानसिकता जो है वो भी यहाँ पर में बता दी गई है कि जो लड़की है, लड़की होने की वजह से, ठीक है, उसको हटना पड़ा। तो उस समय की समाज व्यवस्था के बारे में भी इसके अंदर में जानकारी मिलती है आपको मिनहाज सिराज के बारे में, मिनहाज सिराज की तबाकत नासिरी के अंदर में। ठीक है, तो किसने ये एक क्वेश्चन आया था कि एग्जाम के अंदर में कि किसने कहा था कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों से ज्यादा काबिल थी? तो मिनहाज सिराज ने कहा था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स के जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका एक जनरल था, उसने हमला किया था बिहार के ऊपर में। वैसे ये बख्तियार खिलजी जो है उसकी जो कब्र है वो बिहार में ही मिलेंगी आपको, बिहार शरीफ में। अली मर्दान करके एक व्यक्ति था, उसने उसको मार दिया था, अली मर्दान ने। तो बिहार में बख्तियार खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? अली मर्दान ने कर दी थी, अली मर्दान ने। ठीक है, चलिए, जावा गर्त किस महासागर की सबसे गहरी गर्त है? जावा गर्त या जावा ट्रेंच, इसको सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है, सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है। ठीक है, सुंडा गर्त, ठीक है, इसी को सुंडा खाई भी बोल सकते हो आप लोग, सुंडा खाई। ठीक है, बताइए सबसे गहरी खाई है कहाँ की? अगर स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो तो आप लोगों को याद होगा। केवल 34 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 लाइक्स के टारगेट से हमारे, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। तो आंसर यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडियन ओशियन के अंदर में। ठीक है, इंडियन ओशियन में। तो ये हमने देखा था, यहां पर में इंडियन ओशियन के अंदर में जावा ट्रेंच आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में। ठीक है, आपको एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पर मैं, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी लोग, इसको इंपॉर्टेंटली देखना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने। यहाँ पर बोला जा रहा है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कब स्टैब्लिश की गई थी? अब इस चीज को आप समझिए फ्रेंड्स, मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। पटना नगर पालिका कब बनी थी? ठीक है, ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो पटना नगर पालिका जो है वो बनी थी फ्रेंड्स आप लोगों की 1864 के अंदर में, नगर पालिका। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी अगर बोले आप लोगों से, ठीक है, यहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला है, पटना नगर पालिका। ठीक है, पटना नगर पालिका, नगर पालिका जो है फ्रेंड्स ये छोटे लेवल की होती है, छोटे इलाकों के अंदर में। ठीक है, ऐसे इलाके जो ग्रामीण इलाकों से थोड़े से बड़े हैं, शहरों से छोटे हैं, नगर पालिका। तो पटना नगर पालिका 1864 में बनी थी, टू बी स्पेसिफिक 2 नवंबर। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1917 में। ठीक है,
1917 में इसका नाम बदल के कर दिया गया था पटना नगर म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, या फिर आपको पटना सिटी म्युनिसिपैलिटी या फिर पटना सिटी जो है आप लोग इसको नगर पालिका भी बोल सकते हो, पटना नगर पालिका, ठीक है, पटना शहर नगर पालिका इसका नाम। पहले पटना नगर पालिका था, फिर पटना शहर नगर पालिका कर दिया गया इसका नाम, लेकिन अभी भी नगर पालिका था 1917 के अंदर में भी। पटना सिटी म्युनिसिपैलिटी, पटना सिटी, देखो ये यहां पर में मेन है सिटी, ये याद रखना आप लोगों ने, म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपैलिटी। लेकिन 1951 के अंदर में जो है एक कानून बनाया गया, ठीक है, उस कानून का नाम था पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें नगर निगम कर दिया गया इसको, ये बड़ा होता है, नगर निगम हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो पटना नगर निगम एक्ट बनाया गया 1951 के अंदर में, और फाइनली इसको लागू कर दिया गया 1952 के अंदर में, ठीक है। लागू कब किया गया इसको लागू किया गया 1952 में, और इस तरीके से 1952 के अंदर में पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीएमसी, ठीक है। तो इसको याद रखना था आप लोगों ने। एक्ट कब बना था, कानून पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कि भाई आप पटना सिटी म्युनिसिपैलिटी को बदल के पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर दिया जाएगा। इस तरीके से बिहार की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन बन गई थी, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। बिहार की पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी थी, तो पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, पटना थी। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 1951 के एक्ट के जरिए 1952 में, 1952 में लागू किया गया था इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1952, मैं बता देता हूँ 15 अगस्त, ठीक है, 1952 को ये लागू हुआ था, बन गई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बन गई थी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 1951 के एक्ट के जरिए 1952 में पीएमसी की स्थापना हुई थी। तो आपसे बोला गया स्थापित कब हुआ था, अगर आपसे एक्ट पूछा जाता कि कानून कब बना था, तो 1951 में बना था। समझ में आया क्या, हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी से अगर समझ में आया तो। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमेशा नगर पालिका से, ठीक है, या म्युनिसिपैलिटी से बड़ा होता है। म्युनिसिपैलिटी छोटे लेवल की होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े लेवल का होता है। तो नगर पालिका तो ये 1864 में ही बन गई थी, इसका नाम बदल के पटना सिटी म्युनिसिपैलिटी कर दिया गया था 1917 में। लेकिन 1951 के एक्ट बनाया गया जिसमें बोला गया कि हम पटना सिटी म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना देंगे, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट बनाया गया 1951 में, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951, और इसको लागू किया गया 15 अगस्त 1952 को। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सा डेट, ठीक है, डेट भी याद रख लीजिए आप लोग, 15 अगस्त 1952, ठीक है, लिख दो सभी लोग, 15 अगस्त 1952 को लागू किया गया। और ये इस तरीके से पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका तो अलग अलग है, लेकिन नगर निगम कौन सा बन गया था पहला, ठीक है, तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अच्छा एक और चीज है फ्रेंड्स, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने वार्ड है, 2017 में उसको रिस्ट्रक्चर किया गया था, ठीक है, कितने वार्ड्स है इसके अंदर में, वार्ड्स की संख्या कितनी है, तो ये आप बता देंगे मुझे जल्दी से। जैसे पटना के अंदर में ये पूछ लिया गया कि भाई पटना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं पटना में कितने म्युनिसिपल वार्ड्स है, ठीक है, 75 है, ये याद रखना है, वार्ड्स की संख्या 75, 75, ओके। अच्छा पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कितने विधानसभा की सीटें, अगर कोई स्टार्टिंग से देख रहा है बच्चा तो वो आंसर बराबर कर पाएगा इसका। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, 1954 में किन दो देशों के बीच में कोसी सिंचाई परियोजना, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर हुए थे, कोसी सिंचाई परियोजना। अब देखिए एक क्वेश्चन अपने आप में बन गया यहां पर में, कोसी सिंचाई परियोजना जो है, कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना कौन से साल में साइन हुई थी, अपने आप में एक नंबर तो यहां भी मिल सकता है आप लोगों को। अब इसमें हस्ताक्षर कौन से दो देशों के बीच में हुए थे, भाई कोसी निकलती कहां से है, नेपाल से निकलती है और भारत में आती है, तो नेपाल और भारत के बीच में ये समझौता हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। तो कोसी सिंचाई परियोजना 1954 के अंदर में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। अब एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि इसके ऊपर, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट या इसमें सुधार कब किया गया, अमेंडमेंट, कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना नेपाल और इंडिया के बीच में हुई थी, ठीक है, 1954 में हुई, इसके अंदर में एक अमेंडमेंट और साइन किया गया था 1966 में, इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 1966 में इसमें एक अमेंडमेंट साइन हुआ था, ठीक है, संशोधन किया गया था इसके अंदर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार लिख देंगे सभी के सभी जल्दी से।
बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स, अब जितने भी बच्चे कल रात में रैंक बूस्टर में थे वो इसका आंसर मुझे लगता है कि बहुत इजीली कर पाएंगे। अब आपको सपने में भी ये चीज याद रहेगी, सपने में भी ये चीज याद रहेंगी। कितने लोग मानते हैं कि कल रैंक बूस्टर के बाद में अब ये चीज आपको सपने में भी याद होने वाली है? हाथ ऊपर करके बता दीजिए। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि अधिकतम संख्या मंत्रिपरिषद की कितनी हो सकती है। बच्चे हाथ ऊपर करके बता भी रहे हैं, ठीक है, कि अब उनको हमेशा के हमेशा याद रहेगा। तो ये है पावर टीचिंग परीक्षा का। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो लोग नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाएंगे ताकि आप लोगों को भी ये सारी चीजें याद हो सके। कल हमने देखा फ्रेंड्स कि केंद्र के अंदर में, ठीक है, मैक्सिमम जो मंत्रियों की संख्या हो सकती है वो 15% हो सकती है केंद्र सरकार के अंदर में, ठीक है। वैसे ही राज्य सरकार के अंदर में जो मैक्सिमम है ये 15% है, विधानसभा का मिनिमम 12 है, ठीक है, मिनिमम 12% नहीं है, 12 ये नंबर है, ये हमने कल कैलकुलेशन करके भी देखा, ठीक है। दिल्ली के अंदर में ये 10% है उसके असेंबली का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। दिल्ली में कितना है? 10%, असेंबली का 10%। प्लीज इसको याद रखेंगे, दिल्ली के केस के अंदर में 10% है। जम्मू एंड कश्मीर का कितना परसेंट है? जम्मू कश्मीर में कितना परसेंट है इसका? जल्दी से, जितने बच्चे थे कल रात में सभी लोग आंसर लगा देंगे, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कल रात में 3 बार आप लोगों ने इसको रिवाइज किया है। 2 बार मैंने पढ़ाया है आप लोगों को और तीसरी बार पोल के थ्रू भी रिवाइज करवाया आपको। तो जम्मू कश्मीर में भी ये कितना है? 10% है। अच्छा मुझे बताओ पुदुचेरी के अंदर में कितना है? ये मैक्सिमम है, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है यूनियन टेरिटरीज के अंदर में। पुदुचेरी में बताइए कितना है? पुदुचेरी के अंदर में कोई कैपिंग नहीं है, ना मैक्सिमम की ना मिनिमम की, पुदुचेरी के अंदर में, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने ये देखा फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में 28 राज्य है, ठीक है, प्लस 8 यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज। इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से हमने देखा कि केवल कितने हैं यूनियन टेरिटरीज जिसके पास में विधानसभाएं है? 8 में से कितने के पास में विधानसभा है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एक है दिल्ली के पास में, एनसीटी ऑफ दिल्ली भी बोलते हो आप लोग इसको, दिल्ली के पास में। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर के पास में, अभी अभी पता है आप लोगों को कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था लेकिन 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। और लद्दाख भी, लेकिन लद्दाख के पास में विधानसभा नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास में है। और एक है आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी, ओके। तो इसमें 10% की कैपिंग है, 10%। जम्मू कश्मीर में 10% की कैपिंग है कि मैक्सिमम की, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें। नो कैपिंग, नो कैपिंग, कोई कैपिंग नहीं है इसके अंदर में कि इतना परसेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए करके, कुछ भी नहीं है, ओके। केवल 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिनके पास में विधानसभा है, बाकी की जो 5 है उनके पास में विधानसभा नहीं है। जैसे कि लद्दाख के पास में कोई विधानसभा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में लक्षद्वीप आप देख लीजिए, अंडमान निकोबार देख लीजिए, अब चंडीगढ़ देख लीजिए, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली देख लीजिए, उनके पास में विधानसभा नहीं है, ठीक है। दादर नगर हवेली दमन एंड दीव उनके पास में नहीं है, ठीक है। तो केवल 3 ऐसी विधान यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास में विधानसभा। अब ये प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, कौन सी ऐसा बोला जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास में अपनी खुद की विधानसभा भी है। तो अगर मान लीजिए कि 3 दिया जाए तो मोर देन वन ऑफ द आंसर हो जाएगा आपका अपना ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको याद रखना था आप लोगों ने। नाउ अब एक चीज है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों का टीआरई 4, ठीक है, टीआरई 4 के लिए, ठीक है, एईडीओ के लिए, केवीएस की आपकी जितनी भी वैकेंसी उसके लिए आज आपका 80% फ्लैट 80% ऑफ आप लोगों का चल रहा है। 80% ऑफ जितने भी बच्चे हैं आज रात से पहले आप लोग इसके अंदर में जुड़ जाएंगे। आप लोगों को 10 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। प्लस जो है फ्रेंड्स आप लोगों को देश भर की जितनी भी वैकेंसीज है, ठीक है, जितनी भी, चाहे बैंकिंग की हो चाहे कोई भी हो, उन सभी की टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, ठीक है। 8000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है उसके अंदर में, सारी की सारी। प्लस आप लोगों को एनिमेटेड वीडियोस, इसके अलावा जो एडवांस फीचर्स है ऐप के, वो सारे के सारे आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। नंबर नीचे में दिख रहा होगा आपको, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, या नीचे में लिंक्स दी गई है उस पर भी क्लिक कर सकते हो। और आज आपकी बीपीएससी एईडीओ की क्लास होने वाली है। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं हाथ ऊपर करके बता देंगे कि जी हाँ जुड़ चुके हैं, और जो लोग नहीं जुड़े वो आज के आज ही जुड़ जाएंगे ताकि आप लोग पहले से ही उन सारी क्लासेस को कर सके। साथ ही साथ जो जनरल एप्टीट्यूड है आप लोगों का, जो एईडीओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्पेशली मैं अलग से आप लोगों के लिए उसके लिए एक खास इंपॉर्टेंस हम लोग उसके ऊपर में दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ओके। चलिए बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग पढ़ाई वाले वीडियोस के अंदर में। और केबीसी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर में जरूर जुड़िएगा। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट में जाना है आपने, वहां पर मैं आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।